नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर जमकर प्रहार। कहा, बादशाही मानसिकता वाली कांग्रेस हताश होकर कह रही तेरी कब्र खुदेगी। भाजपा को बताया हनुमान। दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका। 11 महीने बाद फिर खारिज हुई जमानत याचिका। सबूतों से छेड़छाड़ की जताई आशंका। बजट सत्र का आखिरी दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्षी दलों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हनुमान जयंती पर देश भर में निकाली गई शांतिपूर्ण शोभा यात्रा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन से की गई निगरानी। भगोड़े अमृतपाल के साथियों की याचिका पर हाईकोर्ट की लताड़। 11 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सरबत खालसा का प्लान भी हुआ फेल। आज की पहली खबर में बात करेंगे बीजेपी स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री के बड़े संदेश की। भारतीय जनता पार्टी 44वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने बीजेपी के भविष्य की सियासत का खाका खींचते हुए सामाजिक न्याय के बहाने दलित पिछड़ों को ही सिर्फ साधने की नहीं, बल्कि विपक्ष की कोशिशों पर सीधा प्रहार भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और उसकी जैसी पार्टियां छोटा सोचती है और उससे भी कम हासिल कर खुशियां मनाती है, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखना और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से जुट जाना। डॉक्टर साहब, क्या कुछ संदेश पीएम मोदी देना चाहते थे? देखिए, एक तो हनुमान जयंती की सबको बधाई। और इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भगवान हनुमान के बारे में चर्चा करते हुए थके नहीं, और उन्होंने भगवान हनुमान का एग्जाम्पल देते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब तक काम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए, अथक प्रयास जारी रहना चाहिए। विपक्षियों के ऊपर हमला तो किया ही, लेकिन कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि अहंकार नहीं होना चाहिए। जब कभी भी आप पार्टी के बारे में सोचते हैं, ये दिमाग, ये दंभ, ये अहंकार नहीं हो कि हम 303 सीटें लेकर के आ गए, विपक्ष कमजोर है, नेता नहीं है, चुनौती नहीं है, तो ऐसे में गलतियां हो जाती है। तो एक नया संदेश प्रधानमंत्री मोदी का कि 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का। आपको जैसे आप मेहनत करते आए हैं उसी प्रकार से आप मेहनत करते आएंगे। विपक्षियों के बारे में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये बादशाही मानसिकता से ये ग्रसित हैं। इनको लगता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है, कि कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि भाई बीजेपी वाले तो किराए पे हैं, भाड़े पे हैं, कुछ दिन राज करेंगे, चले जाएंगे। देश के ऊपर राज करने का अधिकार तो सिर्फ गांधी परिवार को है। और इस तरह की परिवारवादी पार्टियां, चाहे बिहार हो तो लालू परिवार को लगता है कि भाई उनका कोई अधिकार है कि चीफ मिनिस्टर उनके ही परिवार का होगा। मुलायम सिंह यादव हो, उनका परिवार हो, तमिलनाडु में जो परिवार है, महाराष्ट्र में जो परिवार है, तो परिवारवाद के बाद के ऊपर भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा प्रहार किया। 2 चीजें आज एक साथ हुई, एक तो बीजेपी का स्थापना दिवस और हनुमान जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान हनुमान के जरिए कार्यकर्ताओं को
बहुत ही सही संदेश दिया। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये बता दिया है कि कांग्रेस किस तरह अपनी ओछी राजनीति कर खुशियां मनाती है और बीजेपी बड़े सपने देखकर उसे सच कर दिखाने की हिम्मत रखती है। वहीं सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत 11 महीने बाद फिर एक बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना है कि जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो गवाहों और सबूतों पर असर डाल सकते हैं, लिहाजा केस की इस स्टेज पर जैन को जमानत नहीं दी जा सकती। इससे पहले ईडी ने भी सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विरोध किया था। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से ईडी की गिरफ्त में है। डॉक्टर साहब, पहले तो मनीष सिसोदिया को अब तक झटके लग रहे थे, अब सत्येंद्र जैन की याचिका पर भी रोक लगा दी। देखिए, कहाँ है केजरीवाल? आज दिन भर गायब रहा। एक टेलीविजन चैनल, सबसे तेज चैनल के सबसे बड़े एंकर के साथ बातचीत हो रही थी, तो केजरीवाल ने कहा था, एंकर से सवाल क्या था कि ये बताओ कौन, क्या अपराध है सत्येंद्र जैन का? उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ऐसे ही जेल में डाल दिया गया है। आज उसका जवाब मिल गया। एक तो लोअर कोर्ट ने आपको जमानत को खारिज किया, आप हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने क्या कहा आज? हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो फर्जी कंपनियां सत्येंद्र जैन की हैं और उनसे जुड़ी हुई हैं, उसको कंट्रोल और उसको मैनेज करने का काम ये उस वक्त कर रहा था जिस वक्त ये दिल्ली में ये मिनिस्टर हुआ करता था। दूसरी चीज, जो बेल डिनायल में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसके पास अथाह पैसा है जिसका ये हिसाब किताब नहीं दे पा रहा है, मतलब चोरी से कमाई गई पैसे, उससे हासिल किया गया धन। और केजरीवाल कह रहा था भाई कट्टर ईमानदार है। और सत्येंद्र जैन के बारे में तो उसने गुजरात चुनाव में कहा था कि भारत रत्न देना चाहिए, मिल गया भारत रत्न। देखिए दिक्कत क्या है, ये केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे, इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। ये झटका नहीं है, ये न्याय है। आप मंत्री की कुर्सी पे बैठ के भ्रष्टाचार करेंगे और आपको ये लगता है कि भाई कानून आपका कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये गलतफहमी अरविंद केजरीवाल और तमाम भ्रष्ट नेताओं को अपने दिमाग से ये हटा देना चाहिए। आपने घोटाला किया, आपने चोरी की है, तो आपको सजा मिलेगी ही। जी बिल्कुल, जेल में 11 महीने का समय निकालने के बाद फिर एक बार आप नेता सत्येंद्र जैन की रिहाई की उम्मीद टूट गई है। अगली खबर में बात करेंगे आखिरी दिन लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की। लोकसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन संसद की कार्रवाई फिर एक बार हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में अब लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने विदाई भाषण में बजट सत्र में हुए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही सदन में लगातार हंगामे पर नाराजगी भी व्यक्त की और कहा कि इस तरह का व्यवहार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। स्पीकर के भाषण के दौरान फिर से मोदी सरकार को घेरने और पीएम के खिलाफ अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आज कार्रवाई में देखने को मिला? कुछ नहीं, जो हो रहा था वही हो रहा था। कांग्रेस पार्टी फैशन शो कर रही थी काले काले ड्रेस में। आज तो झंडे भी थे, मार्च भी किया गया। अच्छा वीडियो, अच्छा उसको कह सकते हो इंस्टाग्राम में जो लोग पोस्ट करते हैं वीडियो अपना, वही कांग्रेस पार्टी आजकल कर रही है। राजनीति को छोड़ के बाकी सारा काम कर रही है। देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि विपक्ष के लोग लोकसभा के अंदर क्या तमाशा कर रहे हैं। लोग गालियां दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि बजट सत्र जो सबसे ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सरकार की नीतियों, सरकार के बजट को घेरने का सबसे बड़ा, इसको कह सकते हैं, मौका होता है विपक्ष के सामने। लेकिन राहुल गांधी की चमचागिरी के चक्कर में इन लोगों ने इस पूरे सत्र को तबाह बर्बाद कर दिया। पैसे बर्बाद हुए सो अलग, समय बर्बाद हुआ सो अलग, और हासिल क्या हुआ? 0 बटा सन्नाटा। दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी डिरेल हो गई है। राहुल गांधी को बचाना है, राहुल गांधी को यह करना है, राहुल के पीछे तमाम विपक्ष वो डिरेल हो गई है।
इन नेताओं को समझ भी नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को घेरना है तो उसके लिए आपको दलील, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये झंडा दिखाने से, झंडा लेकर के काले काले कपड़े पहन के फैशन शो करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसलिए ये बहुत बड़ा मौका विपक्ष ने अपने हाथ से गंवाया है। प्रधानमंत्री मोदी के बजट के ऊपर अगर एक डिटेल डिस्कशन होता, इनकी कमियों को निकाला जाता तो बात कुछ और होती। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये गाली गलौज की राजनीति पे उतारे हुए हैं। आज एक और खबर आई जो बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर सोनिया गांधी के बाद यूपीए के दौरान अगर कोई होते थे तो डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी। बहुत करीबी संबंध ए के एंटनी और सोनिया गांधी के बीच। उनके बेटे अनिल एंटनी आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए। क्या चक्कर है कि सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, और जो छोड़ के जा रहे हैं उसके साथ आप क्या बर्ताव करते हो। आज जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर एक ट्वीट कर दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान के किसी कविता को उद्धृत करते हुए आपने सिंधिया को कहा कि भाई ये देश का गद्दार है, अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेजों का चमचा था सिंधिया। हालांकि पलटवार बहुत तगड़ा किया, लेकिन दिक्कत ये उनके जवाब की नहीं कि जो सिंधिया साहब ने दिया। दिक्कत कांग्रेस पार्टी की मानसिकता की है। यह सवाल जयराम रमेश से पूछा जाना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या माधवराव सिंधिया हो, ये गांधी परिवार के इतने करीबी थे तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा इतने सालों तक, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए कांग्रेस पार्टी में, क्या कांग्रेस पार्टी गद्दारों के साथ काम कर रही थी। घटियापन राजनीति में इस कदर हावी हो जाएगा कांग्रेस पार्टी पे, यह कभी किसी ने सोचा नहीं था। जी बिल्कुल, लगातार सदन में बजट सत्र की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ती रही और आखिरकार अब सदन का पूरा सत्र बर्बाद होता दिखाई दिया। आगे बात करते हैं हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा की। रामनवमी पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हनुमान जयंती पर किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसकी पुख्ता तैयारियां की गई। दिल्ली से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इस बीच दिल्ली के तनावग्रस्त क्षेत्र जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा निकाली गई। इसी इलाके में पिछले साल हनुमान जयंती पर दंगे हो गए थे। ऐसे में इस बार दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर रखी थी। संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी गई। रिहायशी इलाकों में छतों पर पुलिस के जवान तैनात रहे। साथ ही कई कॉलोनियों के गेट बंद कर दिए गए ताकि उपद्रवी रिहायशी इलाकों में उत्पात ना मचा सके। डॉक्टर साहब, किस तरह की तस्वीरें हनुमान जयंती पर सामने आई है? ऐसा लग रहा है कि हनुमान जयंती न हुआ कोई युद्ध का मैदान हो गया। इस तरह की चीजें दूसरे धर्म के लोग जब शोभा यात्रा निकालते हैं तो ये माहौल तो नहीं होता है। मतलब आप समझिए कि हिंदुस्तान में जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो हिंदू हैं, उनके ऊपर ही तमाम पाबंदियां, कलकत्ता से खबर आई, एक एमपी को रोक दिया गया कि आप नहीं शामिल हो सकते। दिल्ली के अंदर भी, हालांकि केंद्र सरकार के अधीन आता है दिल्ली पुलिस, लेकिन फिर भी कपिल मिश्रा को कहा गया भाई रोक दे, आप शामिल नहीं हो सकते। लेकिन वो चालाक व्यक्ति हैं, किसी तरीके से वो शामिल भी हो गए। बिहार में इसी तरह का माहौल है। दिक्कत क्या है, इस तरह की हिंसा तब होती है जब पुलिस और प्रशासन फेल हो जाती है। बिहार में बिहार शरीफ जल रहा है। रीजन, रामनवमी के दौरान जो शोभा यात्रा निकलनी थी, जो डिस्टर्ब इलाके थे, वहां पे पुलिस नहीं थी, हंगामा हो गया। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो स्वयं रामनवमी के दिन प्रोटेस्ट में बैठी हुई है। हिंदुओं को कह रही है कि भाई आप मुस्लिम इलाकों में मत जाओ। तो आप तो संदेश दे रहे हो कि भाई आप हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली है, कोई भी पत्थर मार दो, हंगामा कर दो, बाकी फिर राजनीति हम देख लेंगे। आज कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है क्योंकि पहले से ही सचेत कर दिया गया था। हर जगह पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, इसलिए कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, और यह सवाल यह है कि क्या यही सेकुलरिज्म है, यही गंगा जमनी तहजीब है कि भाई ताजिया निकले या फिर किसी और धर्मावलंबियों के
जुलूस निकले, शोभा यात्रा निकले तो कोई हंगामा नहीं, कोई तमाशा नहीं। और हिंदुओं का अगर शोभा यात्रा अगर कहीं से निकलती है तो उसके ऊपर इतना सारा पाबंदी, इतनी सारी चीजें। तो ये सवाल सबके जहन में रहना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं ने इस हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का ठेका नहीं ले रखा है। हर धर्म को ये बिना डर के शोभा यात्रा निकाले, ऐसा माहौल होना चाहिए जो इस वक्त नहीं है। जी बिल्कुल। रामनवमी के मौके पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद केंद्र की सतर्कता के कारण अब हनुमान जयंती पर शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकाली गई। आखिरी खबर में बात करेंगे भगोड़े अमृतपाल के फेल होते इरादों की। जिस अकाल तख्त के जत्थेदार के दम पर अमृतपाल सिखों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, अब वहीं से उसे बड़ा झटका लगा है। एक तरफ श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, इस मामले पर अब तक उनका कोई संदेश सामने नहीं आया है, तो वहीं दूसरी ओर शिरोमणि कमेटी ने अपना रुख साफ करते हुए कह दिया है कि सरबत खालसा बुलाने का फैसला केवल अकाल तख्त के जत्थेदार का है। वहीं अमृतपाल के साथियों की ओर से उन पर एनएसए लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लताड़ पड़ी है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर कैदी असम की जेल में है तो याचिका यहां कैसे दायर की जा सकती है, आप असम जाएं या सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर साहब, अमृतपाल लगातार फरार है, वो अब तक मिला नहीं है और अब उसकी साजिशें जो थी वो भी फेल होती नजर आ रही है। देखिए, ये जो खालिस्तानियों का संगठन और ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये लोग, इन लोगों की कली खुल गई है। लेकिन साथ में वहां जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की जो सरकार वहां चल रही है, उसकी भी पोल पूरी तरीके से खुल गई है। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं और ये चकमा दे रहा, अब तो खबर भी नहीं आ रही कि कहां है। सवाल ये तो पूछा जाएगा कि भगवंत मान तुमने क्या किया? एक व्यक्ति को नहीं पकड़ सके। पंजाब जैसे छोटे राज्य में कोई यूपी इतना बड़ा राज्य होता तो बात समझ में भी आती। वहां तो 4 घंटे में योगी आदित्यनाथ पकड़वा दिए होते। तुमने ये जो कह सकते हैं कि जो छूट दी है खालिस्तानियों को, इसके पीछे की कहानी क्या है? शुरू में 1-2 जत्थेदारों का बयान आया, वो प्राइवेट बयान था। लेकिन अब जिस हिसाब से ये लोग धर्म का इस्तेमाल करके इस आतंकी अमृतपाल को सेफगार्ड, एक पैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, वो लगता है वो फेल हो रहा है। किस वजह से? सरकार की वजह से नहीं, बल्कि पंजाब में सिख समुदाय की तरफ से जो विरोध हो रहा है। पंजाब के सिख समुदाय, दे डोंट वांट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। वो हिंसा से पंजाब को बचाना चाहते हैं, इस तरह के दलालों से पंजाब को मुक्त करना चाहते हैं। और इसलिए इसका दबाव हर जगह आपको नजर आएगा, चाहे वहां की पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर वहां पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट करते हैं। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट से तो कोई राहत मिलने वाली है नहीं। आप थाने को कब्जा कर लें, कैदियों को छुड़ा लें, भागम भाग करते रहें, आपके पास से पाकिस्तान से भेजे गए हथियार मिलें, आपके यहाँ ड्रग्स बरामद हो, और आप ये चाहते हैं कि एनएसए ना लगे, ये तो अब होगा नहीं। इस अमृतपाल को जितना जल्दी केजरीवाल और भगवंत मान पकड़ते हैं, ये इनकी राजनीति के लिए उतना ही बेहतर है। और अगर वो छूट जाता है, वो भाग जाता है कहीं पाकिस्तान या फिर नेपाल के रास्ते, वो कनाडा या कहीं यूरोप पहुंच जाता है, तो केजरीवाल हिंदुस्तान की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। जी बिल्कुल। अमृतपाल का समर्थन करने वाले ही अब उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिससे वो देश का माहौल खराब करने की अपनी हर चाल में नाकाम होता चला जा रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।